नमस्कार दोस्तों, थिंक गाइस में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम यूपीपीएससी परीक्षा 2020 का प्रश्न पत्र देखेंगे। इसमें हम भारतीय इतिहास पर चर्चा करेंगे, जिसमें हम प्राचीन भारत के बारे में जानेंगे। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? तो इसका आंसर है इक्ष्वाकु वंश के। इक्ष्वाकु वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय, श्री पर्वत का शासक तथा आंध्र भृत्य, आंध्रों का नौकर कहा गया है। पहले वे सातवाहनों के सामंत थे, किंतु उनके पतन के बाद उन्होंने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। इस वंश का संस्थापक श्री शांतमूल था। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में एग्रोनोमई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? क्या नाम है? एग्रोनोमई। ये अधिकारी किस क्षेत्र से संबंधित है? ये मार्ग निर्माण से संबंधित थे। मौर्य काल में एग्रोनोमई अधिकारी राजस्व का संग्रह, सिंचाई सुविधाओं का पर्यवेक्षण, न्यायिक प्रशासन और भूमि की माप, सड़कों पर 10 स्टेडिया की दूरी पर पत्थर लगवाना तथा सड़कों का रखरखाव से संबंधित थे। इस तरह मार्ग निर्माण उनका मुख्य कार्य प्रतीत होता है। अब मिलान करना है। पहला है महाजनपद, दूसरी उनकी राजधानी। मत्स्य महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? विराटनगर। कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ। सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा और अश्मक महाजनपद की राजधानी पोतन। अगला प्रश्न है, इसमें कथन ए और उसका कारण आर दोनों में हमें चर्चा करनी है। कथन क्या है? हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी है। इसका कारण क्या है? आर, चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन प्रारंभ किया, जिनमें उनकी विजयों के ऐतिहासिक विवरण दिए जाते थे। तो इसमें कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। चोलों के विषय में हमें उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी है। राजराजा प्रथम एवं राजेंद्र प्रथम ने मंदिरों की ऐतिहासिक दीवारों पर शिलालेख स्थापित किए। राजराज प्रथम ने अभिलेखों द्वारा अपने पूर्वजों के इतिहास को संकलित करने एवं अपने काल की घटनाओं और विजयों के लेखों में जोड़ने की प्रथा का प्रारंभ किया। इसका अनुकरण बाद के राजाओं ने किया। अतः स्पष्ट है कि कथन और कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? तो इनका नाम है V.S. वाकंकर। क्या नाम है इनका? V.S. वाकंकर। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इसकी खोज वर्ष 1957 में V.S. वाकंकर ने की थी। वर्ष 2003 में यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जिसमें हमें सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है। हमें हड़प्पा के पुरास्थल और उसके संबंधित राज्य या संघ क्षेत्र को मिलान करना है। तो हड़प्पा पुरास्थल कौन सा है? बालू। संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? हरियाणा। हड़प्पा पुरास्थल है मांडा, कौन सी जगह से संबंधित है? जम्मू कश्मीर से। हड़प्पा पुरास्थल है पाडरी, कहाँ पर मिलता है? गुजरात में। हड़प्पा पुरास्थल है हुलास, ये हमें उत्तर प्रदेश में मिलता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो इसमें दोनों ही सही हैं। पहला है, मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख हेनसांग, आबू ज़ईद, अल मसूदी तथा अल बरूनी ने किया है। सांबपुर यात्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित था। तो अब इसका हम उत्तर देख लेते हैं। मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख हेनसांग, आबू ज़ईद, अल मसूदी तथा अल बरूनी ने किया है। सांबपुर यात्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित है। अब अगला क्वेश्चन, इसमें भी हमें मिलान करना है।
तो सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। उत्तर वैदिक समाज कृषक समाज था। ऋग्वैदिक समाज चारागाह से संबंधित था। मध्यकाल जमींदारी प्रथा प्रचलित थी। अगला प्रश्न है कथन ए और कारण आर दोनों की व्याख्या करना है। तो कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। चलिए देख लेते कथन क्या है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप में पाए जाते हैं। कारण क्या है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैलियों जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली तथा संत शैली के तत्व समाहित हैं। अब सॉल्यूशन देख लेते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में मौर्य काल से लेकर आधुनिक युग तक अपने विशिष्ट तत्व मूर्त रूप में आज भी विद्यमान हैं। यद्यपि विभिन्न युगों एवं काल से निरंतर एवं परिवर्तनशील भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में आधुनिक शैली, परंपरागत शैली एवं संत शैली के तत्व समाहित हैं। अगला प्रश्न है एक्स ला शापेल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? तो इसमें पहला और दूसरा दोनों ही सत्य हैं। प्रथम कर्नाटक युग की समाप्ति हुई। तो जो पहला कर्नाटक युद्ध था एक्स ला शापेल 1748 की संधि के अनुसार उसकी समाप्ति हो गई। दूसरा क्या है? अंग्रेज़ों को मद्रास पुनः मिल गया। एक्स ला शापेल की संधि 1748 में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया था। तो 1748 में यूरोप में ऑस्ट्रिया जगह है, देश का नाम है, वहाँ के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया। किसके तहत? एक्स ला शापेल की संधि के तहत। यूरोप का युद्ध बंद होते ही कार्नेटिक का फर्स्ट वॉर समाप्त हो गया तथा मद्रास अंग्रेज़ों को पुनः मिल गया। अगला प्रश्न है ग्रंथों पर विचार करना है, उनके कालानुक्रम के अनुसार उनको व्यवस्थित करना है। तो फतवा-ए जहांदारी पुस्तक के लेखक ज़ियाउद्दीन बरनी हैं। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद बरदाई हैं। किताब उल हिंद की रचना अल-बुरूनी ने की थी। तबकात-ए-नासिरी मिनहाज उस सिराज का ग्रंथ है जो उसने सुल्तान नासिरुद्दीन को समर्पित किया था। तो इसका सही क्रम देख लेते हैं। किताब उल हिंद सबसे पहले, फिर पृथ्वीराज रासो, फिर तबकात-ए-नासिरी, फिर फतवा-ए जहांदारी। तो इसमें सबसे पहले किताब उल हिंद आएगा जिसकी रचना हुई, फिर पृथ्वीराज रासो आएगा, फिर तबकात-ए-नासिरी, फिर फतवा-ए जहांदारी। अगला प्रश्न है 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? तो अबुल हसन कुतुब शाह था। 1686 में औरंगजेब ने बीजापुर और 1687 ईस्वी में गोलकुंडा पर आधिपत्य किया। 1687 ईस्वी में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया उस समय गोलकुंडा का शासक अबुल हसन कुतुब शाह था। कहा जाता है कि औरंगज़ेब ने गोलकुंडा के किले को उसी तरह सोने के कुंजियों से खोला था जिस प्रकार अकबर ने अलीगढ़ के किले को खोला था। क्या कहा जाता है? औरंगज़ेब ने गोलकुंडा के किले को उसी तरह सोने की कुंजियों यानी चाबियों से खोला था जिस प्रकार अकबर ने अलीगढ़ के किले को खोला था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है बताना है। दोनों ही सही हैं। अकबर ने लड़कों और लड़कियों से विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया था। अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी। बादशाह अकबर ने लड़कों के लिए कम से कम 16 वर्ष, लड़कियों के लिए 14 वर्ष विवाह की आयु निर्धारित की थी। इसने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी। अगला प्रश्न है सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। अधिकारी और विहित कर्तव्य। तो अधिकारी है दीवान-ए-तन, उसका कर्तव्य है जागीर व वेतन को देखना। फिर अधिकारी है मुस्तारफ़ी। क्या नाम है? मुस्तारफ़ी अधिकारी। ये क्या काम करता है? राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करता है। फिर है अधिकारी मुशर्रिफ़, इसका कार्य है कार्यालयों को संभालना। तो कार्यालयों को संभालने के लिए काम करता है मुशर्रिफ़। फिर है वकिया,
तो वाक्यांश क्या करता है? प्रमुख घटनाओं व फरमानों को सूचीबद्ध करता है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें हमें भी कौन सा सही सुलेमित नहीं है ये बताना है। तो इसमें जो गलत है वो है शेख निज़ामुद्दीन औलिया मुल्तान से रिलेटेड है, ये गलत है। सही कौन कौन से? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर, शेख बुरहानुद्दीन गरीब दौलताबाद, शेख मोहम्मद हुसैनी गुलबर्गा। शेख निज़ामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय के सूफ़ी संत थे। इन्हें महबूब ए इलाही भी कहा जाता है। इनका जन्म बदायूं में हुआ था, जो आज के बरेली ज़िले में पड़ता है, उत्तर प्रदेश के। प्रारंभ में वे बाबा फरीद के साथ अजोधन पाकिस्तान में रहे और बाद में दिल्ली चले आए। दिल्ली में स्थित निज़ामुद्दीन औलिया का मकबरा सूफ़ी काल की एक पवित्र दरगाह है। निम्नलिखित में से किस मुग़ल कालीन नहर का निर्माण फ़िरोज़ शाह की रजबवाह क्या नाम है? रजबवाह को पुनर्जीवित करके किया गया? तो इसका नाम है शहाब नहर। मुग़ल कालीन शहाब, जिसको हम शिहाब भी कहते हैं, नहर का निर्माण फ़िरोज़ शाह की रजबवाह को पुनर्जीवित करने के लिए करके किया गया। मुग़ल बादशाह अकबर के समय में पहले शिहाबुद्दीन खान और बाद में नूरुद्दीन मोहम्मद तार खान द्वारा नहर की खुदाई और मरम्मत करके चौड़ा करवाया गया। अकबर के समय दिल्ली के गवर्नर शिहाबुद्दीन ने खेती को विस्तार देने के लिए नहर की मरम्मत करवाई और इसका नाम बदलकर शिहाब नहर कर दिया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन किताब ए नौसर नामक पुस्तक किताब ए नौरस नामक पुस्तक के लेखक थे? तो ये इब्राहिम आदिल शाह दुती है। इब्राहिम आदिल शाह दुती बीजापुर सल्तनत के शासक थे। इन्होंने किताब ए नौरस नामक पुस्तक दक्कनी भाषा में लिखी थी। अब शुरू होगा आधुनिक इतिहास। धन्यवाद।